हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय एस आर कांता बुक की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया चैनल पर, और आपने अगर उसे नहीं देखा तो मैंने उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं सभी वीडियो। अब तक हमने 76 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज 77 to 99 देखेंगे। इसमें हम सब देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट और कुछ डायग्राम के माध्यम से भी इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, यूपी कैडेट, बीएचयू, आईसीआर किसी भी तैयारी कर रहे हैं और इन्हें इस बुक में समझने में दिक्कत होती तो वो इसे देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपटीशन पीरियड इज अप टू डैश डैश मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन। यानी कि जो गन्ने की फसल होती है उसमें क्रॉप वीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा कितने माह तक होता है। यानी कि देखिए, क्रॉप बीट कंपटीशन पर रितेश सर ने एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसे देखेंगे तो इस क्या होता है क्रॉप बीट कंपटीशन, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो क्रॉप बीट कंपटीशन होता है क्रिटिकल पीरियड गन्ने में, वो कितने मंथ तक होता है, तो इसका आंसर क्या है, 4 मंथ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड्स यूज फॉर वीट कंट्रोल इन शुगर केन। यानी कि गन्ने की फसल में जो सबसे कॉमन हर्बिसाइड यूज किया जाता है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें सिमाजीन, एट्राजीन और एलाक्लोर तीनों होते हैं। ठीक है, तीनों यूज किया जाता है गन्ने में हर्बिसाइड। अगला क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन। देखिए, गन्ने का जो सबसे सीरियस खतरनाक डिजीज होता है वो क्या होता है, रेड रॉट होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, कोलेक्ट्रोट्राइकम फाल्केटम नामक फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, फंगल डिजीज है, कौन सा, कोलेक्ट्रोट्राइकम फाल्केटम। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है रेड रॉट एक डिजीज है फंगल ठीक है, वायरल, बैक्टीरियल, तो ये भी आप याद रखिएगा, फंगस से होता है। ठीक है, इसके बाद, हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। यानी कि गन्ने की 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए कितने सेट्स की ज़रूरत है। सेट्स मतलब गन्ने के, आप बुआई देखेंगे तो गन्ने को इस तरीके से टुकड़े में बांट लिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने टुकड़ों की ज़रूरत होगी 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होता क्या है, 35 से 40,000, 35,000 से 40,000 सेट्स की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर लैंड प्लांटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज्ड इन। जो गन्ने की ट्रेंच मेथड होती है प्लांटिंग की, वो ज़्यादातर यूज कहाँ की जाती है, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और वाटरलॉग्ड एरियाज। तो इसका राइट आंसर क्या है, कोस्टल एरिया। ठीक है, तटीय जो क्षेत्र होते हैं। अगला, विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस इज। यानी कि अगर गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो जो शुगर कंटेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो चीनी की मात्रा है गन्ने के रस में, वो कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन डिक्रीजेज, यानी कि कम हो जाएगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी बराबर रहेगा, और डी नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एप्लीकेशन करेंगे गन्ने की फसल में तो जो चीनी की मात्रा होती है रस में वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इप्रिकेनिया मिलानोल्यूका इज पैरासिटॉइड्स इफेक्टिव अगेंस्ट। देखिए, गन्ने में एक इंसेक्ट लगता है, क्या नाम है उसका, शुगर केन पायरिल्ला। इसकी ये फोटो, ठीक है, शुगर केन पायरिल्ला बोलते हैं इसे। और इसके कंट्रोल के लिए एक ये मोथ होता है, इसका नाम क्या है, इप्रिकेनिया मिलानोल्यूका। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इप्रिकेनिया मिलानोल्यूका इज अ पैरासिटॉइड्स इफेक्टिव अगेंस्ट शुगर केन पायरिल्ला। ठीक है, पैरासिटॉइड्स का मतलब क्या होता है, जो
इसे मार देता है, ठीक है, यानी कि पायरिल्ला को मार देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ resistance is present in a crop variety showing high degree of resistance to a pathogen but becoming susceptible to it after large scale cultivation for 4 to 5 year or so, ठीक है। यानी कि देखिए, एक ऐसा रेसिस्टेंस, जैसे शुरू शुरू में क्या होता है उसके प्रति क्रॉप रेसिस्टेंस रहती है, लेकिन अगर आप उसे लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं और लगातार 4-5 साल तक बोते हैं तो उसकी जो रेसिस्टेंस पावर होती है उसके प्रति क्या होती है, ख़त्म हो जाती। तो ऐसे रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल रेसिस्टेंस। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज मोस्ट कोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से मोस्ट कोर्स मतलब सबसे मोटा अनाज कौन सा है, मोस्ट कोर्स ग्रेन। तो ऑप्शन क्या है, पेनिकम, पहला ऑप्शन है पेनिकम मिलियेसियम, इसके बाद इकैनोक्लोवा, फर्मेंटेसिया, सेटेरिया इटालिका, पैस्पलम, स्क्रोबिकुलेटम, ठीक है। देखिए जो पहला है इसे क्या बोलते हैं, चेना, ठीक है, हिंदी में अगर पूछें तो क्या बोलते हैं, चेना। और ये इकैनोक्लोवा फर्मेंटेसिया इसे क्या बोलते हैं, सांवा, आप सुने होंगे सांवा, ठीक है। इसके बाद सिटेरिया इटालिका को क्या बोलते हैं, इसे चीनी बाजरा भी बोलते हैं, ठीक है, चीनी बाजरा या टागुन बोलते हैं, टागुन, ठीक है, टागुन बोलते हैं, क्लियर है। और पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम को क्या बोलते हैं, कोंदो, ठीक है, आप गांव में सुने होंगे कोंदो, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कोर्स ग्रेन क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है, कोंदो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए एक तरफ क्या दिया गया है, क्रॉप का नाम दिया गया है और एक क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत दिया गया, यानी कि इसमें 3 सही है और एक गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बाजरा ईयर हेड, सही है ये, ठीक है। दूसरा कॉटन प्री फ्लावरिंग, ये भी सही है। और तीसरा वीट क्राउन रूट इनिशिएशन, ये भी सही है। चौथा डी ग्राउंड नट पॉड डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की बात करें तो सबसे क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, फ्लावरिंग एंड पेगिंग स्टेज, ठीक है, पेगिंग स्टेज। तो ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का। अगर इनमें भी दोनों में पूछे तो पेगिंग स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, ठीक है। अगला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि ये गलत है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, जो मैच नहीं होगा वही सही होगा। तो 87, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इज इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो फ्लैग लीफ होता है, फ्लैग लीफ यानी कि जैसे कोई फसल है, एक मिनट, जैसे कोई फसल है तो इसकी जो आखिरी पत्ती निकलती है, ठीक है, जैसे ये फसल है, यहाँ कई पत्तियाँ निकली इससे पहले, ठीक है, और ये जो आखिरी पत्ती निकली इसके बाद क्या होता है, बाली या फल लगता है। जैसे गेहूं की अगर फसल की बात करें तो यहाँ क्या है, गेहूं की बाली लग जाती। तो ये जो आखिरी वाली पत्ती है इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका योगदान फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कितना % होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52%, कितना, 52%। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है, किसके प्रति, एक्सेस मॉइस्चर या फिर ड्रॉट, यानी कि अगर ज़्यादा पानी हो जाए तब भी या फिर सूखा हो जाए तब भी। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होती है, मेज यानी कि मक्का, ठीक है। अगला, एट्राजिन यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ
द क्रॉप डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम प्लांट लीफ सरफेस। अफेक्ट, ये अफेक्ट है द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ लीफ सरफेस। तो ये क्या करता है, अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वीड्स एंड क्रॉप्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि इधर एक तरफ क्या दिया है, वीट दिया गया है और एक तरफ इधर क्रॉप दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं करता। यानी कि इसमें भी 3 सही है और एक गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्राइगा, ठीक है। स्ट्राइगा सोरघम सही है, ठीक है। इसके बाद कसकुटा लूसर्न, ये भी सही है। टाइफा शुगर केन, ये गलत है। और ओरावेंकी टोबैको, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक चीज़ और हम बता देते हैं, इसमें जो कसकुटा होता है ये क्या होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है। इसके बाद ओरोवेंकी क्या होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है, ठीक है। टोटल रूट पैरासाइट होता है। और इसके बाद स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासाइट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और होता है क्या, लोरेंथस, ठीक है। वो होता है सेमी स्टेम पैरासाइट। जो लोरेंथस होता है वो सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। या फिर अगर हिंदी में बात करें तो टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब पूर्ण तना परजीवी और सेमी स्टेम पैरासाइट मतलब अर्ध तना परजीवी और टोटल रूट पैरासाइट पूर्ण जड़ परजीवी और सेमी रूट पैरासाइट अर्ध जड़ परजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेज फील्ड विदाउट काजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट्स एज degradation of the chemical in maize plant occurs due to the presence of, आपके 4 ऑप्शन है, आर्गियो एंजाइम, अमाइलेज, एराइल एकाइल एमिडेज और जीएसएच एंजाइम, ठीक है। जीएसएच एंजाइम को क्या बोलते हैं, ग्लूटाथायोन, क्या बोलते हैं, ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन एंजाइम, और इसी के कारण ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड एक फंगल बेस्ड हर्बिसाइड होता है जिसमें कोलेगो आता है, ठीक है। कोलेगो माइको हर्बिसाइड में क्या आता है, कोलेगो। बाकी डाइकॉट, मेल सल्फ्यूरा मिथाइल और ब्रोमेसिल, ये सब क्या है, केमिकल हर्बिसाइड। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, जब भी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने की बात होगी, अगर आप लेगुमिनस क्रॉप लेंगे, ठीक है, यानी कि दलहनी फसल लेंगे, तो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करती है, मेंटेन अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हमें ऑप्शन चुनना है जिसमें लेगुमिनस क्रॉप जरूर हो, या फिर अगर सब में है लेगुमिनस तो किस में ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मेज, तोरिया, वीट, इसमें एक भी नहीं है, इसे हटा दो। दूसरा पैडी, पोटैटो, ग्रीन ग्राम, इसमें एक है। तीसरा पैडी, फीट, काउपी, इसमें भी एक है। और चौथा सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, इसमें 2 है, ठीक है। जब भी लेगुमिनस क्रॉप आप ग्रो करेंगे सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखेंगे, आप अगर चाहे ये क्वेश्चन कभी ना पढ़े रहें, आपका आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विद दैट expected from sole crop sown in the same proportion is termed as, ठीक है। 4 ऑप्शन है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कम्पिटिटिव रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट कोफिशिएंट एंड क्रॉप परफॉर्मेंस रेशियो। देखिए, जो इसका राइट आंसर क्या है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसे हम समझाते हैं क्या होता है, LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखिए, एक इंटरक्रॉप है और एक क्या है,
सोल क्रॉप है, ठीक है। इंटर क्रॉप मतलब जैसे एक फसल ए है और दूसरी बी है, जब पूरे खेत में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाए, चाहे ए चाहे बी, इसे क्या बोलेंगे? सोल क्रॉप, ठीक है। लेकिन जब दोनों को एक साथ उगाया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर क्रॉप, ठीक है। अब देखिए एलईआर क्या होता है, जैसे जो पहली फसल है इसे जब इंटर क्रॉपिंग में उगाएंगे तो इसका प्रोडक्शन जो सोल क्रॉपिंग से कम होगा, ठीक है, ये फिक्स है, कम ही होगा। और दूसरा इसी तरीके से बी भी अगर इंटर क्रॉपिंग में उगाएंगे तो सोल क्रॉप की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे पहली फसल है इसका उत्पादन जब हम इंटर क्रॉपिंग में उगाएं, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 20 कुंटल, ठीक है, 20 कुंटल हुआ इसका, ठीक है, बटे में जब इसे सोल क्रॉप में उगाएं, एक आई पहले इंटर क्रॉप में, उसके बाद बटे में सोल क्रॉप, ठीक है, तो मान लेते हैं 40 कुंटल हुआ, ठीक है। प्लस फिर बी पर आ जाइए, बी का इंटर क्रॉप बटा सोल क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसका भी मान लेते हैं 20 कुंटल होता है, लेकिन सोल क्रॉप में 30 कुंटल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3, 1/2 प्लस 2/3, 2/3, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और ऊपर 3 + 4 यानी कि 7/6, तो 1.16, ठीक है, 1.16 आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की जो वैल्यू है अगर 1 से अधिक आती है तब इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? बेनिफिशियल होती है, ठीक है, यानी कि उसे उगाया जाना चाहिए, वो लाभदायक है। लेकिन अगर 1 से कम आती है तो फिर उसे उगाने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, Which one of the following fertilizer schedule is recommended to optimize the productivity in the intercropping system? यानी कि जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में किसी दो फसल को लेते हैं तो सबसे उपयुक्त जो है फर्टिलाइजर शेड्यूल क्या होना चाहिए? आपके 4 ऑप्शन हैं। फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ बोथ द मेन क्रॉप एंड इंटर क्रॉप, यानी कि जो दो फसल हैं, दो क्रॉप हैं, मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप, दोनों का फुल डोज देना चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ डोज ऑफ इंटर क्रॉप, यानी कि जो मेन क्रॉप है उसकी पूरी मात्रा, उसके खाद की पूरी मात्रा, और जो इंटर क्रॉप है उसकी आधी मात्रा। तीसरा ऑप्शन, हाफ रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटर क्रॉप, यानी कि मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप दोनों की हाफ डोज। और चौथा, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली, यानी कि जो मेन क्रॉप है उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट होती खाद की सिर्फ वो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, ठीक है, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू रेसिस्ट अप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है, जो सॉइल की रेसिस्ट करने की कैपेसिटी होती है जब पीएच वैल्यू में चेंज होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो एक टर्म है बफरिंग, जब भी ये आए तो इसका एक मतलब हमेशा दिमाग में रखना। जैसे मान लीजिए कुछ भी नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव होने वाला है, मान लेते हैं इधर से कुछ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो जो भी इसे रोकता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बफर। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, अगर इधर से कोई हमला हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले कौन बीच में आएगा? पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या हो गया? एक बफर स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी कुछ गलत होने वाला हो तो उसके बीच में जो एक फैक्टर आता है उसे क्या बोलते हैं? बफरिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीएच वैल्यू जब चेंज हो रही है तो उस जो रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि उसका जो नेगेटिव प्रभाव होगा उसे कहाँ तक रोक सकता है। अगला, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक्स यूज, 4 ऑप्शन है।
डार्सी लॉ, स्कोफील्ड लॉ, ओम्स लॉ और स्टोक्स लॉ। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टोक्स लॉ। इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, कुछ समझने का नहीं है इसमें, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम। यानी कि सेमी एरिड और सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में इंटरक्रॉपिंग की कौन सी पद्धति अपनाई जाए तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमाइज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, इंटरक्रॉपिंग का एक पैटर्न दिया गया है और इसका जो राइट आंसर क्या है? स्किप रो प्लांटिंग। स्किप रो का मतलब आप समझ लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्रॉप की लाइनें हैं, ठीक है, क्रॉप की लाइनें हैं, बीच से क्या करो, ये वाली ये इसे हटा दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्किप कर रहे हैं इसे, ठीक है। और इसकी जगह क्या कर दो? इंटरक्रॉपिंग कर दो, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कर दो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, इस इमेज में दिखाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किप रो प्लांटिंग। इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है इंटरक्रॉपिंग की वो मैक्सिमम होती है। अगला, ह्यूमिक एसिड इज अ फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज soluble in alkalis and acid, soluble in alkali and insoluble in, यहाँ पर एंड है, ठीक है, insoluble in acid और insoluble in alkali and soluble in acid। अगला, insoluble in both in alkali and acid। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, soluble in alkali and insoluble in acid। इसे भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। नमस्कार।